गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन में मैंने आपको ये बताया था हमारे पास एक सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो पाई बॉन्ड वाले अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देगा। नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है ये। नॉर्मली आप पाई बॉन्ड कैसे बनाते हो? पहले एटम का पी ऑर्बिटल, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल, दोनों की साइड वाइज ओवरलैपिंग करवा देते हो। ये नॉर्मल पाई बॉन्ड है। अपन नॉर्मल पाई बॉन्ड की बना रहे हाइपर कंजुगेशन में। हाइपर कंजुगेशन में हम क्या करते हैं, एक लेते हैं आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसकी आप इंटरेक्शन करवाते हैं एक ऐसे ऑर्बिटल के साथ जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। दोनों की साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाते हैं, और इस एबनॉर्मल टाइप ऑफ डबल बॉन्ड को आप बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये एक तरह का रेजोनेंस का कंसेप्ट ही है जिससे हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है तो वो स्टेबल होता है, वैसे अगर कोई मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो वो स्टेबल होगा। जैसे आप रेजोनेंस में बोलते हैं कि ग्रेटर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, वैसे ही आप यहाँ पे भी बोलते हैं ग्रेटर इज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो बात यहाँ पे यही है, जैसे आप वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे और कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी जो है वो प्रूव करेंगे कि कौन मोर स्टेबल और कौन लेस स्टेबल है। अब ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनकी स्टेबिलिटी आप हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो वो कंपाउंड्स है हमारे एल्कीन्स, यानी कि हमारे डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो ऐसे कार्बन्स की स्टेबिलिटी या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही है हमारा आज का टॉपिक। लिखोगे आप, हाइपर कंजुगेशन के अंदर ही है, ये सब हेडिंग है रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ, रिलेटिव जिसको मैं रिलेटिव बोलता हूं अंग्रेजों वाला, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स। लिखोगे यूजिंग हाइपर कंजुगेशन, यूजिंग हाइपर कंजुगेशन and by drawing all possible hyperconjugative structures, all possible hyperconjugative structures, it is possible to predict stability of alkenes. It is possible to predict stability of alkenes. ये तो मैंने जो आपको इंट्रो दी थी ना वही लिखवा दी इंग्लिश में। कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, अब कंसेप्ट बता रहा हूं। लिखोगे इन एल्कीन्स greater is the number of alpha hydrogens, ये ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। greater is the number of alpha hydrogens, comma greater is the number of hyperconjugative structures, greater is the number of hyperconjugative structures, comma greater will be the stability, greater will be the stability। तो बच्चे जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है ना, उसका मूल मंत्र ये रहा, जो कंक्लूसिव पार्ट है वो ये है। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स के।
जिस एल्कीन के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हमें कैसे पता चलेगा किस एल्कीन के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है? तो हमें कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अब सर यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो हम हमारी एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये कैसे पहचानेंगे, और दूसरा हमें क्या पता करना है, अगर हमने अल्फा हाइड्रोजन पहचान लिए, हमें पता है कि 4 स्ट्रक्चर बनेंगे या 5 बनेंगे, तो वो कैसे बनाएंगे। दो बातें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये पता लगाना, बहुत इजी कंसेप्ट है। और ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्कीन्स पे अप्लाई होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके अल्फा हाइड्रोजन अपन ऐसे पता करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एल्कीन्स की। एल्कीन्स की क्या स्पेशलिटी होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो अपन ने क्या करना, सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप एज्यूम कर लेना है कि हमारी इस चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में है ना, तो ये दोनों कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड होंगे। हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है? सी डबल बॉन्ड सी। फंक्शनल ग्रुप से जो अगला कार्बन होता है वो होता है अल्फा। अल्फा कार्बन कौन से होते हैं? कार्बन प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। अब किसी बच्चे ने बोला सर ये क्या कर रहे हो, अपने को ये तो पता ही करना, अपने को तो ये पता करना। तो आम के पेड़ पे क्या लगेंगे? आम लगेंगे। अल्फा कार्बन पे क्या लगेंगे? अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो मतलब पहले तो अल्फा कार्बन की पहचान होनी जरूरी है। अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। जितने अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मान लो मेरे पास दो एल्कीन्स थी, मैं वैसे ही बोल रहा हूं, मेरे पास दो एल्कीन्स थी ए और बी। जो हमारी ए एल्कीन है उसके पास 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, और जो बी एल्कीन है उसके 6 बन रहे हैं। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगी? जिसके 6 स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। तो ये अपने को कैसे पता चलेगा? अल्फा हाइड्रोजन देख के पता चलेगा। बात समझ में आ गई होगी। अल्फा हाइड्रोजन आप डायरेक्ट नहीं पहचान सकते, पहले पहचानते हैं अल्फा कार्बन, उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ये फंक्शनल ग्रुप था। इससे अगला कार्बन अल्फा, या इससे अगला अल्फा, ये दोनों अल्फा कार्बन हैं। इन पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो कौन होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा से अगला कौन सा होगा? बी फॉर बीटा, बी फॉर बाढ़ में जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? अल्फा हाइड्रोजन बनाएगा। तो बीटा गामा कितने आ रही है, कितने कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? अल्फा पे होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें ये पता करना था कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे पता कर लिया करेंगे। फंक्शनल ग्रुप से जो अगला कार्बन होता है, प्लीज मेरी वर्डिंग को थोड़ा क्लियरली समझना। फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं बोला मैंने, उससे अगला। तो ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी को अल्फा लिख देते हैं। ये नहीं, फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इससे अगला कार्बन। सही है, ध्यान से देखना, इसमें गलती नहीं होती, गलती इसमें होती है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये पूरा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन इससे अगले वाला। तो बच्चे क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अल्फा दे देते हैं, ये गलती नहीं करनी। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन, अगला कार्बन। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास हमारा पहला केस था, हमने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो पता कर लिए। अब अल्फा हाइड्रोजन पता हो गया सर, 50% काम हो गया। सच बताऊं, 90% काम हो गया। पेपर में स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता ही नहीं है, पेपर में सिर्फ क्या बोलते हैं?
तीन चार एल्कीन्स दे देंगे, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। सर एक बार क्वेश्चन एक सेकंड अभी दूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, एक बार सुन लो। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, तीन चार एल्कीन्स दे देंगे, बोलेंगे इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने के लिए तो अपने को यही पता होना चाहिए किसके स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, सभी एल्कीन्स के अल्फा हाइड्रोजन गिन लोगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे मैक्सिमम स्टेबल, और जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम होंगे मिनिमम स्टेबल। तो आप बता दोगे, ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब आपको बोल देगा स्ट्रक्चर बनाओ, फिर वो एक आधे मॉलिक्यूल की बोलेगा, सारों के नहीं बोलेगा। उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा, सारे स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाने होते। एक बार शुरू से शुरू करते हैं, मैं सब चीजों पे आऊंगा। सबसे सिंपल वाली एल्कीन कौन सी है, इथीन, सबको पता है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0। बहुत बढ़िया। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे आगे कोई कार्बन ही नहीं है, तो इससे आगे कोई अल्फा कार्बन तो है नहीं। अब मैंने बता दिया कि आम तो आम के पेड़ भी लगते हैं, तो पहले पेड़ होना जरूरी है। अल्फा कार्बन होता तो अल्फा हाइड्रोजन होते ना, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, 0 अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन में अगला वाला ले लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारा प्रोपीन, इथीन के बाद प्रोपीन आता है ना, प्रोपीन आ गया। अब इसमें क्या करना है, पहले फंक्शनल ग्रुप को डब्बे में डालो, राइट में कोई भी नहीं है, लेफ्ट में फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा। अल्फा में कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने स्ट्रक्चर बनते हैं। तो सर ये तो थ्योरेटिकल होगी बात, आपने बोला, हमने मान लिया 3 बना के भी दिखाओ, 3 बना के दिखा देते हैं। बनाने नहीं होते, पर फिर भी मैंने बताया कि आपको आना चाहिए। इसके मैंने आपको कल बनवाए थे जब एग्जांपल करवा रहा था मैं, फिर भी देख लो। ये वाली बॉन्ड यहाँ पे और ये वाली बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या हुआ, इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज। इसका बॉन्ड यहाँ पे चला गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, H+ यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन गई, डबल, यहाँ क्या बन गई, सिंगल। CH2 पे क्या आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हाइड्रोजन रोने लग गया, कहते हैं यार हमेशा मेरे इलेक्ट्रॉन ले लेते हो। आप ऐसे नहीं करेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन लिया, एक स्ट्रक्चर बना, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन लूंगा, 2 स्ट्रक्चर और बनेंगे। कितने स्ट्रक्चर बने, तो मैंने कितने बोले थे, समझ रहे हो, कितना सा काम है। दूसरा स्ट्रक्चर ये बना, और तीसरे स्ट्रक्चर में इसके हाइड्रोजन ले लूंगा, और कुछ चेंज नहीं होता। पहला स्ट्रक्चर बनाने में मेहनत लगती है, सिर्फ पहला स्ट्रक्चर बनाने में, बाकियों में क्या करना होता है, ये पोजीशन ही चेंज करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो ये हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। किसी बच्चे ने बोला सर ये तो 4 हो गए, हाइपर कंजुगेशन 3 में शो हुई है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें मैं सारी बॉन्ड्स बना रहा हूं, तो हाइपर कंजुगेटिव 3 ही बने। ठीक है जी, तो 3 स्ट्रक्चर बने इसके प्रोपीन के, समझ में आ गया होगा। तो ये बना के दिखाने होते हैं, अब देखते जाओ। चलो 3 स्ट्रक्चर थे, तो मैंने मेहनत कर ली, 3 स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए। अब कई एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन आ जाती है। 12 अल्फा हाइड्रोजन कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 12 बनेगी। कौन बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा। तो आप क्या करते हैं, 1-2 बना के दिखा देते हैं, 1 बनाया, 2 बनाया, प्लस 10 मोर स्ट्रक्चर देते हैं। भाई टीचर को 1-2 बना के दिखा दो, भी हमें आते हैं, हम ऐसे झूठ नहीं बोल रहे, और उसके बाद प्लस 10 प्लस 6 जितने बच गए वो नहीं बनाते, 1-2 तो बना के दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो। प्रोपीन से अगला कौन आएगा, ब्यूटीन। सर ब्यूटीन तो 2 तरह का होता है सर, एक तो होता है ब्यूट 1E और एक होता है ब्यूट 2E। दोनों की स्टेबिलिटी बच्चे अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन्स अलग अलग है। तो ये फंक्शनल ग्रुप राइट में तो कोई है नहीं, अल्फा वाला जो कार्बन है राइट लेफ्ट वाला, उसमें कितने हैं, 2। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2। इसमें ऐसे ही 4।
तीन इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन्स यानी कि 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो ब्यूट 1ene और ब्यूट 2ene इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे करती पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाई ब्यूट 2ene इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 1ene, तो आप क्या करोगे? अल्फा हाइड्रोजन गिन के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बताओगे, जिसमें ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा। छोटा ही आएगा। मान लो इन चारों का कंपैरिजन आ गया, वो क्या बोलेगा? इन चारों को अरेंज कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नाम बता देगा, स्ट्रक्चर नहीं बताएगा। वो क्या कहेगा क्वेश्चन में कि मेरे पास 4 कंपाउंड है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूट 1ene और ब्यूट 2ene, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? इथीन। दूसरे पे कौन आएगा? ब्यूट 1ene, क्योंकि इसके 2 स्ट्रक्चर है, इसके 3 है। तीसरे पे कौन आएगा? प्रोपीन। और चौथे पे कौन आएगा? तो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से। या तो हाइपर कंजुगेशन सीधी आ जाएगी, स्टेबिलिटी में ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो 2 का कंपैरिजन या 3-4 का कंपैरिजन करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑर्डर, ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। और इनमें से एक पक्का आता है, ज्यादातर चांसेस एल्कीन वाले के आने के हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इतना ही काम होता है सर, मतलब 2 1 मार्क है, 2 मार्क नहीं आता होगा। हाँ जी, इतना ही आता है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 मार्क में आता है, फिर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो आप बना भी रहे हो, एक आधा बना दो, बाकी प्लस करके लिख दो, इतने और बने, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपने देखा मेहनत तो पहला स्ट्रक्चर बनाने में ही है, बाकी में तो पोजीशन चेंज करनी होती है, उसमें क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। तो आप यही करेंगे। बात समझ में आ गई होगी? क्वेश्चन दे दो एक। चलो क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। 3 एल्कीन दूंगा, ध्यान से सुन लो, 3 एल्कीन दूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है, यानी कि सबसे पहले कौन लिखोगे? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ध्यान से। क्या हुआ? स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, आपको ये बताना है कि 1 2 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है। सारा का काम मैं कर रहा हूँ, बस आपको स्टेबिलिटी बतानी है। सही डिक्रीजिंग में ना, डिक्रीजिंग में आपने पहले क्या किया था? पहले अपन इंक्रीज में बताया था। हाँ जी, तुम्हें क्या लगा हलवा है? भाई खा लेंगे और सवाल चलो कह देंगे। बताओ, बहुत आसान काम है भाई, कुछ नहीं है। मैं रुका हूँ, कोई बात नहीं, मैं भाग थोड़ी हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं, ऑर्डर बताएंगे 1 2 3 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल और कौन सबसे कम। नहीं काम करो, देखो मुझे आंसर चाहिए कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, फिर तुक्का लगेगा ही नहीं, फिर तो सही बता ही दोगे। सर 3 to 1 एक मिनट डबल बॉन्ड में होते हैं। हाँ जी, कोई आंसर बोल रहा था अभी? सर 3 to 1। अच्छा जी, सारिका ने बोला 3 to 1। चलो निकालो, बाकी देखते हैं सारिका का सही आया नहीं। मैंने सच बिना करे बता दिया था, बोले जैसे मैं एक ज्यादा सच्ची। अच्छा अच्छा, चल कर कोई बात नहीं, बिना बोलने बिना करे रीजन दो ना, रीजन क्या है, तो कोई बात नहीं, करो, शाबाश। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो CH3 ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप के साथ आएगा वो या उससे अलग है? मेरी बात सुनो, ये फंक्शन ग्रुप है बच्चे, बस। ठीक और है, कुछ 3 to 1। मैंने आपको बोल दिया ना, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है वही होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सर 3 to 1 ही। हाँ जी, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इससे अगला अल्फा और अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा 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 9 अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा 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 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा किसके आ रही है? 3 के, फिर 2 के, फिर 1 के। तो स्टेबिलिटी आएगी 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बिल्कुल सही था सारिका का। तो ये हमारे पास हमारा कौन सा केस था? हाइपर कंजुगेशन का केस था। हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। लास्ट हेडिंग है चैप्टर की। चैप्टर खत्म? हाँ जी। अच्छा सर सही में चैप्टर खत्म? हाँ जी, बड़ा जल्दी खत्म। जो टाइम लगता है ना वो नेमिंग पे लगता है सिर्फ। नेमिंग के बाद अपना चलाए 4-5 नेक्स्ट के इंडिया।
अरे क्या है स्क्रीन है तो हेडिंग है अपनी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। क्या और ले लो 1+ की क्या करती है इसमें? वाइड एंगल कितना है मेरे में देखो वाइड एंगल कितना है। तो हेडिंग क्या है जी हमारी? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। देखो टॉपिक आप करोगे ना, टॉपिक आपको बड़ा इजी लगेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और है भी इजी। लेकिन आप इसको एज ए टॉपिक मत करो, आप इसको एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक करो। तो उसमें क्या होगा, फिर अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और जब आप इस टॉपिक को थोड़ा सा माइंड लगा के करोगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से करोगे, फिर इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज खुल जाती है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। ये समझाने की जरूरत नहीं है, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो ऑलरेडी रिएक्टिव ही होते हैं। रिएक्टिव कौन होते हैं? जो स्टेबल नहीं होते। तो ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं इंटरमीडिएट्स। अभी तो मैं आपको एक बार प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दूंगा, केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन नहीं दूंगा, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, सिंपल तरीके से। देखिए एक सिंपल सा केस मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेरे पास ए और बी रिएक्टेड थे, आपस में रिएक्ट करते हैं, सी और डी प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें बात यहाँ पे ये है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन अपने को दिखने में इतनी सिंपल लग रही है, बी ए प्लस बी कंबाइंस टू गिव सी एंड डी, इतनी सिंपल होती नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्शन के अंदर जब हमें प्रोडक्ट बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाने से पहले भी कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं, कुछ स्पीशीज बनती हैं। मतलब रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपको सिरसा से हिसार जाना है तो आपको वही बस मिलेगी जिसमें वाया फतेहाबाद आएगा ही आएगा, बस जो है फतेहाबाद पे रुकेगी, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते बिना फतेहाबाद जाए आप हिसार चले जाओ, वो बीच में आएगा ही आएगा। तो वो जो हमारा बीच वाला पाथ है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इंटरमीडिएट। मतलब हमारा कोई भी एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बनाने से पहले कोई एक ऐसी स्पीशीज बनाता है जो कि हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। इस हाई रिएक्टिविटी वाली स्पीशीज को आप क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स हमें प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, और इसी के साथ साथ इंटरमीडिएट्स हमें ये चीज भी बताते हैं कि हमारी रिएक्शन हुई कैसे, हाउ रिएक्शन विल प्रोसीड या हाउ रिएक्शन कैन प्रोसीड। तो इंटरमीडिएट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। अब अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होते तो फिर आप रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट ही बना देते, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते, वो आगे फर्दर रिएक्ट करके क्या करते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं। इसलिए मैंने बोला वो स्टेबल नहीं है, वो हाईली रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी काफी हाई होती है। समझ में आ गया होगा? तो इनके बारे में हमें बात करनी है। 5-6 टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं, आपके सिलेबस में 3 ही है। फर्स्ट है कार्बोकेटायंस, कार्बोकेटायन। सेकंड वन इज कार्ब एनायन, और थर्ड हम पढ़ेंगे हमारे फ्री रेडिकल्स। फिर कभी कभी सुनोगे कार्बीन्स, कभी सुनोगे नाइट्रीन्स, ठीक है ना। ये 5 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट और जेई में आ जाते होते हैं, पर आपके +1 के सिलेबस में नहीं है। +1 के सिलेबस में कौन है? ये 3। कार्बिन आपको पढ़ाएंगे +2 क्लास में, अगर याद रहे तो रीमर टाइमन रिएक्शन होगी, रीमर टाइमन रिएक्शन, उसमें पढ़ाएंगे। नाम अगर कभी याद आ जाए तो देख लेना। तो उसमें बनते हैं कार्बिन्स, पर हमें अभी नहीं पढ़ने, हमें क्या पढ़ने हैं? कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। तो ये तीनों क्या होती हैं? दीज आर रिएक्टिव स्पीशीज which form just before the formation of product। प्रोडक्ट बनने के जस्ट पहले जो रिएक्टिव स्पीशीज बनती है उन्हें आप क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन, कार्बेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल को इंटरमीडिएट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? नाम से आइडिया हो रहा है, ये कार्ब वर्ड किसके लिए आया? कार्बन के लिए। और कैटायन का मतलब क्या होता है?
तो ये कौन से इंटरमीडिएट होते हैं? वो इंटरमीडिएट्स जिसमें रिएक्शन करवाते करवाते कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये कौन से होंगे? जिसमें रिएक्शन करवाते करवाते कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। और ये कौन से होते हैं? विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर ये दो आ रहे होते फिर तो अपन लोन पेयर बोल देते। लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल स्टेबल एग्जिस्ट करते हैं, वो इंटरमीडिएट नहीं होते। अमोनिया पे इंटरमीडिएट है नहीं, इसके पास लोन पेयर, ये तो स्टेबल है। तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनकी स्पिन ऑपोजिट होती है, ये पेयर होकर स्टेबल हो जाते हैं। ये हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, इसलिए स्टेबल नहीं होते। स्टेबल नहीं होंगे तो रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी, और हाई होते ही क्या बन जाएंगे? इंटरमीडिएट्स बन जाएंगे। तो एक आप पढ़ेंगे कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप रेडिकल्स बोलते हैं। इनके बारे में फिर आप डिस्कशन करेंगे कल सिस्टम। आप क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन की प्रिपरेशन, कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये तीन चीजें करनी है। ठीक है जी, कल से करेंगे। कल में कार्बोकेटाइन, एक दिन में कार्बन आयन और एक दिन में रेडिकल। एक दिन लगेगा। स्टेबिलिटी में टाइम लगता है, स्टेबिलिटी के 5-6 फैक्टर होते हैं। अच्छा,